नमस्कार। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय सचिव व टुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह निषाद जी, जिनसे हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर राजनेता बनने के सफ़र को लेकर चर्चा करने वाले हैं। निषाद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है, स्टार्टिंग में जो शिक्षा दीक्षा और परिवार को लेकर किस तरह अपने परिवार, आपके परिवार और आपने परिश्रम किया? शुरुआती दौर में शिक्षा दीक्षा यहीं मेरे पैतृक गांव अर्जुंदा नगर में हुई है। प्राथमिक से लेके हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने अर्जुंदा तक की। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने साइंस कॉलेज दूर से किया है, मैं राजनीति शास्त्र में। पढ़ाई के साथ साथ मेरा कला के क्षेत्र में भी लगाव रहा है और छात्र राजनीति में भी लगा रहा हूँ मैं। तो छात्र राजनीति में शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा में छात्र संघ सचिव के रूप में निर्वाचित हुआ था। स्कूल में भी मैं सांस्कृतिक नायक, क्रीड़ा नायक के पद पर रहा और उसके बाद कॉलेज में छात्र जीवन में रहते रहते हम सांस्कृतिक गतिविधियों में जुड़े रहे और उसके बाद हमने एक संस्था बनाई जिसका आज पूरे हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिंदुस्तान में नाम है लोकरंग, और उसके माध्यम से हमने हमारी सांस्कृतिक यात्रा शुरू हुई। राजनीति और सांस्कृतिक दोनों एक साथ रहता था। पार्टी के कार्यक्रम में मैं जुड़ा रहता। 1994 जब पहला चुनाव हुआ, मेरी जानकारी के अनुसार उन समय तत्कालीन विधायक रहे प्यारेलाल बेलचंदन जी। उस समय मैं कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में सहभागिता किया और 1995 में दुर्ग जिला अविभाजित था। उस समय मैं दुर्ग जिला के जिला कार्यकारिणी के सदस्य में भी रहा। तो वहीं से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई। जमीनी स्तर से उठे हैं और गरीबी को आपने करीब से देखा है जी। तो आप किन परिस्थितियों में उसको देखे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गरीबी बहुत करीब से इसलिए देखा हूँ मैं कि मेरे माँ बाप रोजी मजदूरी करते थे। हमारे दादाजी मछली मारने काम दादाजी के बाद पिताजी करते थे और हम लोग भी स्कूल पढ़ते और कॉलेज पढ़ते तक भी मैंने मछली मारने का काम किया और आज भी कर रहे हैं। ये अनवरत जारी है। तो वो गरीबी का जो एहसास हम लोग को है कि एक वक्त की रोटी के लिए हमारे परिवार कैसे संघर्ष करते थे। दाने की एक खाने के दाने की दाने की जो कीमत है वो हमने देखा है। भूख भी हमने सहा है। हम स्कूल के समय अपने माँ के साथ कभी पैरी बीनने चले जाते थे, कभी और किसी चीज़ के लिए चले जाते थे और माँ बाप के साथ हम स्कूल पढ़ते, मछली मारने के लिए भी जाते। तो ये संघर्ष का दौर रहा है और निश्चित ही माँ बाप ने जो संघर्ष किया है उनके आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम इस मुकाम, इस प्रसिद्धि तक हासिल है। तो माँ बाप के आशीर्वाद से ही है। बात की जाए कला की, तो आप कला के क्षेत्र में काफ़ी मुकाम बनाए थे, तो कला क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे आई? अर्जुंदा सांस्कृतिक गढ़ रहा है। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का प्रभाव रहा है। हम लोग स्कूल छात्र जीवन से ही विभिन्न छत्तीसगढ़ के नामचीन कलाकारों को अर्जुंदा में प्रस्तुति करते हुए देखे हैं, चाहे वो स्वर्गीय मिथिलेश साहू हो या स्वर्गीय खुमानलाल साहू जी हो या स्वर्गीय भैयालाल हेड़े जी हो, ममता चंद्राकर, प्रेम चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार, ऐसे बहुत से नामचीन सिद्धस्थ कलाकार हैं जिनकी छाया यहाँ पे पड़ी। और हबीब तनवीर जी का हमने कार्यक्रम यहाँ देखा। तो उन सबको देखकर हमको ये भी होती कि हम लोग भी कभी सांस्कृतिक मंच में जाएं। तो छात्र जीवन से उनके कार्यक्रम को देखते थे। उसके बाद हम लोग कॉलेज में जाने के बाद मैंने बताया ना आपको कि राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत हुई और लोकरंग का हमने निर्माण कराया स्वरलहरी संस्था के माध्यम से। साल भर स्वरलहरी संस्था के नाम से चला। उसके बाद इसका नामकरण श्रद्धेय राम हृदय तिवारी जी और सम्मानीय दीपक चंद्राकर जी के सानिध्य में फिर ये लोकरंग कार्यक्रम की जो गतिविधि संचालित हुई उसमें हमारे उस समय संचालक उद्घोषक के कार्यक्रम करते थे माननीय मिथिलेश शर्मा जी। तो ये लगातार यहाँ जो प्रसिद्धि हासिल और हमारे उस समय के साथीगण, चाहे वो कार्तिक सोनी हो, चाहे पुराणिक साहू हो, चाहे राजेश रंगारे हो या संतोष देवांगन हो या स्वर्गीय गदाधर तिवारी हो, इन सब के सानिध्य में हम लोगों ने इस यात्रा को ऐसा बढ़ाया कि आज लोकरंग की एक प्रसिद्धि है, आपने देखा है। कला और संस्कृति की बात तो हो गई, बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में आने का विचार आपसे कैसे आया आपके मन में? मैं छात्र जीवन से राजनीति में मेरी रुचि रही। स्कूल में भी रहा तो मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा और कॉलेज में आने के बाद भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। और वैसे ही चुनाव के समय हम लोग बड़े लोगों के सानिध्य में, तत्कालीन उस समय विधायक थे प्यारेलाल बेलचंदन जी, उसके चुनाव के समय मैंने कांग्रेस प्रवेश किया था और उसके बाद से लगातार पार्टी और संगठन के काम में चलते रहता था। और उसी दरमियान हम लोग लोकरंग के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए तत्कालीन हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उसके क्षेत्र में पाटन में हम लोग बहुत सी प्रस्तुतियाँ दिए हैं लोकरंग के माध्यम से,
तो उस समय हमने घर कहाँ है नाटक का मंचन किया और बहुत से सांस्कृतिक प्रस्तुति उनके क्षेत्रों में दी। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी एक सामान्य मुलाकात हुई और कलाकार के तौर पे मुझे जानते थे और एक बढ़िया स्नेह मिलता था, उनका एक आशीर्वाद मिलता था और हम लोग को बहुत ही प्यार करते थे। और आज उसी का प्रतिसाद है कि कुंवर सिंह की एक नाम एक पहचान बनी। तो माननीय प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद है जो मैं आज इस प्रसिद्धि और इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में काफ़ी चर्चाएं आपके नाम से को लेकर हुई, टिकट वितरण को लेकर के, क्या सोचते इसमें? विधानसभा चुनाव के पहले लगातार मैं वर्तमान में जिला निषाद समाज बालोद का अध्यक्ष भी हूं और एक सामाजिक समीकरण के तहत हमने भी प्रदेश में पूरे समाज स्तर पर हमने बहुत से कार्यक्रम किए। मछुआ कांग्रेस का एक गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ जिसमें राहुल जी ने मुझे एक अवसर दिया। छत्तीसगढ़ से मैं अकेला कुंवर सिंह निषाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य वहां बन के गया और समाज की विभिन्न बातों को मैंने उस पटल पर रखने की कोशिश की। सामाजिक विचारधारा को, समाज के लोगों की जो आवश्यकता है उसको मैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर रखने की कोशिश की और उसी दरमियान मछुआ कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय गठन हुआ और पूरे प्रदेश में हमने सभाएं की, सम्मेलन की, जिसका प्रभाव निश्चित ही संगठन पे पड़ा। और उस समय तत्कालीन हमारे अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि निश्चित इस बार मछुआरा समुदाय को एक अवसर मिलेगा और हम लोग आश्वस्त थे कि कोई ना कोई व्यक्ति आज इस बार इस विधानसभा से चुनाव के हमारे समाज की बातें रखने विधानसभा के पटल में जाएगा और वो सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने तो लगभग 3 से 5 टिकट का मांग किया था कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन यदि वो अवसर मुझे मिला है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद मिला, प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद मिला और संगठन, देखिए टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है। लगभग उस हम लोग 23 लोग मांगे थे, बहुत से लोग विरोध किए भी, टिकट मिलने के बाद बहुत से लोग विरोध किए और बहुत से लोग काम नहीं किए, लेकिन जनता इस बार परिवर्तन चाहती थी और जनता के बीच एक ये संदेश था कि यदि संगठन ने एक छोटे से वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रीय पार्टी से टिकट दिया है तो निश्चित ही उसको वहाँ तक पहुँचाना, उस ऊंचाई तक पहुँचाना क्षेत्र की प्रतिनिधित्व सौंपना जनता ने ठान लिया था। इस समय न पैसा काम आया, न प्रलोभन काम आया, लोगों के बीच की जो एक दूरियां थी कि सबके मन में एक सोच था कि पैसे वाले चुनाव जीत सकते, ये मिथक इस बार जनता ने तोड़ दिया। कभी आपने सोचा था कि राजनीति में जो आज मुकाम आप बनाए हैं उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? राजनीति में रहते कभी कभी सोच होती थी कि हम लोग कभी नगर पंचायत में चुना के जाएं या ग्राम पंचायत में चुन के जाए। तो मैं 3 बार सरपंच चुनाव भी लड़ा, जरूर हारा हूँ मैं, लेकिन संघर्ष में पीछे नहीं हटा हूँ। और मैं 98 साल को बता रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव टिकट मांगता था। मैं अपना जरूर बायोडाटा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेजता, चाहे वो राजीव गांधी जी रहें, अपने मनमोहन सिंह जी के रहे उस समय, नरसिम्हा राव जी सरकार रही, सोनिया गांधी, तब भी मैं लगातार उसमें सामाजिक रूप से अपने बायोडाटा सबमिट करता था। और ये तो भाग्य की बात है, किस्मत की बात है कि आज मुझे जो प्रसिद्धि, जो मुकाम हासिल हुई है, इसमें भी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। मेरे जितने भी सहपाठीगण हैं जो मेरे उस समय कॉलेज छात्र जीवन से या कॉलेज जीवन से जुड़े थे या कला के जीवन से जुड़े थे या सामाजिक स्तर पर जुड़े, सबका सहयोग मिला और सबका साथ मिला जो आज मैं यहाँ से मुकाम तक पहुँचा हूँ। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद एक सिंपैथी चल रहा था कि एक गरीब का बेटा है, इनको एक मौका दिया जाए। जी, क्या लगता है कि उस उम्मीदों पर आप खरा उतर पा रहे हैं अभी 2 साल के कार्यकाल में? बिल्कुल, मेरी सोच भी है कि हमने एक संघर्ष देखा है और जो अपेक्षाएं अभी जनता की है वो चाहते हैं कि आसानी से हम उस व्यक्ति तक पहुँचे जो हमारी बातें सुन सके। और लोगों के बीच ज़रूर मैंने कोशिश की है कि वो दूरियां जो होती थी विधायक और जनता के बीच, वो दूरी मैंने ख़त्म करने की कोशिश की। हर व्यक्ति से मैं सामान्य रूप से मिलता हूं और किसी के घर कभी भी चला जाता हूं, मुझे कोई दूरियां नज़र नहीं आती। लोगों की जो अपेक्षाएं, भावना, देखिए सबकी अपेक्षा रहती है और संभव नहीं कि हर की अपेक्षाओं को आप पूरा कर सकें, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जनता के विश्वास में, जनता की उम्मीद में कितना खरा उतरते हैं, ये मायने रखता है। और मेरी कोशिश है कि जनता की भावनाओं को देखकर, क्षेत्र में आपसी संतुलन बनाकर जितने भी विकास के काम हो जनता के मांग के अनुरूप करूं और उनको आसानी से उपलब्ध हो सकूं। आपने अभी हाल ही में नदी अधिकार यात्रा में उत्तर प्रदेश भी गए थे, किस तरह का समर्थन मिल रहा था, उसके पीछे क्या सोच है? अभी यूपी में निषाद समाज के बसवार एक गांव है, पूरा निषाद बाहुल्य गाँव, लगभग 80 से 90% लोग निषाद समाज के लोग रहते हैं। यूपी में गंगा किनारे, यमुना किनारे जितने भी बाहुल्य जो गांव हैं और बस्तियां हैं पूरे निषादों की है। निषादों की बहुत सी वहाँ उपजातियाँ हैं। वहाँ क्या हुआ कि वो
उनकी पुश्तैनी काम है। नाव से उन लोग रेत निकालते हैं, मछली मारते हैं, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उनको इन कामों से भी अलग कर दिया गया है। न उसको रेत निकालने दिया जा रहा है, न मछली पालने दिया जाए, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। अचानक रात में जाके उनकी नाव को तोड़ दिया जाता है, उनके परिवार में महिलाओं को निकालकर सरेआम पीटा जाता है, पुरुषों के खिलाफ झूठा एफआईआर कर दिया जाता है, लगभग सैकड़ों कुत्तों को उस गांव में घुमाया जाता है, दहशत और भय का वातावरण पैदा किया जाता है। लोग इतने आक्रोशित हो गए उसके बाद, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी जी से एक सहयोग मांगा और माननीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँची, वो बसवार गांव तक पहुँची और लोगों की जो समस्याएं थी और उन लोगों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हुए उनके बारे में ये की। और प्रियंका जी ने फिर वहीं से नदी अधिकार यात्रा की शंखनाद किया और लगभग उनके शुरुआत के बाद मुझे ये जो सौभाग्य मिला कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रियंका जी के ऑफिस से और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में मुझे इस अधिकार यात्रा का शुरुआत करने का जो अवसर मिला, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, मेरे विधानसभा की जनता के लिए और मेरे मछुआरा समाज के लिए गर्व की बात है कि मुझे उत्तर प्रदेश में नदी अधिकार यात्रा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो ये आप लोगों के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं कब से और कैसे आई? मैं बताया ना, सब उनके करीब है। जो आज प्रदेश के मुखिया हैं, मैं आपको बताया हूँ कि पहले मैं कलाकारी जीवन से माननीय जी के विधानसभा क्षेत्र में लोक रंग के माध्यम से मंची प्रस्तुति देने के जाया करता था, चाहे वो घर कहाँ नाटक हो या लोक रंग की प्रस्तुति हो। और उसी बीच हमारी मुलाकात हुई और एक बढ़िया वातावरण, मुझे बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। और जब कुछ बात होती तो मैं अधिकार के तक उससे बात करता था, एक छत्तीसगढ़ी में बात होती थी और हम लोग आपस में उस हिसाब से बात करते थे। और उनके परिवार के साथ भी हमारा बढ़िया मेल जोल था। उनके साथ जितने भी राजनीतिक गतिविधि संचालित करते उनको उस समय के तत्कालीन जो उनके साथी थे उनके साथ भी मेरा समय, और एक निश्चल हम लोग कलाकार जरूर थे लेकिन एक पारिवारिक रूप से उनके साथ जुड़े हुए थे। और उनके साथ वो जुड़ा मुझे हमेशा, कभी कभी जब राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश में जब कुछ कार्य होता था, माननीय भूपेश बघेल जी के जब उस समय तत्कालीन मंत्री थे, उनका कार्यक्रम होता था तो कभी कभी उनके मंचों में भी आना जाना करता था। तो मैं उस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जाता था और कलाकारी के दृष्टिकोण से भी जाता था। तो दोनों के बीच जो हमारा एक प्रेम स्नेह था और उसी ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। और माननीय भूपेश बघेल जी की कृपा और आशीर्वाद है कि मैं आज तक यहाँ उनके आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। आपका लगभग 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 2 साल के कार्यकाल में उपलब्धि के तौर पर आप किसे देखते हैं? 2 साल के कार्यकाल में शुरुआती साल में तो चुनाव का दौर रहा, लगातार आपने देखा विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव, फिर नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव। फिर भी हमने कोशिश की कि उस दरमियान क्षेत्र के विकास लिए जितना संभव हो सके कोशिश हमने किया। और अभी 1 साल पूरे विश्व में आप सब ने देखा है कि कोरोना के संक्रमण के कारण बहुत से निर्माण कार्य, विकास काम में अवरुद्ध सा हो गया था। लेकिन अभी वर्तमान बजट सत्र में मुझे भी और क्षेत्र के वासियों को बहुत सी सौगातें मिली हैं। पूर्व में आपने देखा है, कहा जाए तो मेरे क्षेत्र में लगभग अभी वर्तमान बजट में 2 अरब की स्वीकृति लगभग मिली है, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सड़क का हो या अन्य संसाधनों पे। अब सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं तो उद्यानिकी महाविद्यालय अर्जुंदा में, तहसील कार्यालय अर्जुंदा में, उसके बाद नया आत्मानंद स्वामी विवेकानंद स्कूल का भी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। खरखरा जलाशय का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, नहर लाइनिंग का जब खरखरा जलाशय जब से बना है उसमें लाइनिंग का काम नहीं हुआ था, लेकिन 0 से 17 और 17 से 33 किलोमीटर में लगभग 50 करोड़ की स्वीकृति, खरखरा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि हुई है। तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं और अभी होना है। खल्लारी मड़िया पार्क आपने देखा है 23 करोड़ के बाईपास का, तो लगभग ऐसे 100 करोड़ तो आसपास लगभग PWD सड़क के निर्माण का है। वैसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इन 2 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग 3.5 से 4 अरब रुपए इन क्षेत्रों में विकास के लिए लगा है। मैंने कभी कोशिश नहीं किया न किसी को कि दिखाने या जताने की, विकास दिखता है और जनता की उम्मीदों पर मैंने कोशिश किया है कि उनकी भावना के अनुरूप काम कर सकूं। तो इस बार बहुत से ऐसे काम हैं जो जनता चाह रही थी, जैसे वो हमारे उधर देवरी क्षेत्र में संबलपुर कुआं गाँव मार्ग है, नाहंदा राघव नवा गाँव मार्ग है, महाराजपुर वाला मार्ग है, फुलसुंदरी वाला मार्ग है। वैसे ही सबसे लंबित मांग है खर्रा रौना का जो पुल है, चंदन बिरी का पुल है, सनौद का पुल है, कमरौद से सांकरा का पुल है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जुड़े हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसा के साथ मुझे अपना नेता चुना या जनप्रतिनिधि बनाया है, उसके उम्मीद में खरा उतरने की कोशिश मेरी जारी है। क्या लगता है, जिस तरह आपने विकास की बात की कि मेरे विधानसभा में इतने स्वीकृति मिली है, तो क्या बालोद जिले में 2 विधानसभा और है, क्या वहाँ के लिए भी आप छोड़ रहे हैं? नहीं,
नहीं, छोड़ने की बात नहीं, सब अपने अपने दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की है। निश्चित ही उस संजारी बालोद में भी माननीय विधायक महोदय संगीता सिन्हा जी ने भी अपने क्षेत्र के जनता की भावना के अनुरूप अपने काम किया, और डोंडी लोहार में माननीय हमारे मंत्री जी तो हैं ही। तो निश्चित ही बालोद जिला में जो विकास की गति आई है, तो उसका भी प्रतिसाद छत्तीसगढ़ सरकार के जो एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक शासन की सुविधाओं का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और हमने कोशिश की है कि हर व्यक्ति को, जिनको शासन की योजनाओं का लाभ उनके मिलना चाहिए, उन तक, उन जन भावना के अनुसार उन तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। आगे जो 3 साल का जो कार्यकाल शेष है, इसके लेकर क्या रूपरेखा है आपकी? कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें हैं। लोगों को सबसे पहले ज़रूरत होती है आवागमन के लिए सड़क की होती है, रास्ते की, अच्छे शरीर के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं की ज़रूरत होती है, और उसके बाद अगर हमारे शरीर स्वस्थ है तो निश्चित शिक्षा की ओर हमारे बच्चे नौनिहाल अग्रसर होंगे। तो ये जो बुनियादी सुविधा है, इसको पहले अच्छा करना और सुधारना मेरा एक कोशिश है, और मैं पूरा इसी में लगा हुआ कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से, अभी आपने देखा है पिछले साल कोरोना के काल के समय भी जो बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य में मिलनी चाहिए, 108 की सुविधाएं गुंडरदेव विधानसभा में, चाहे अर्जुंदा में हो, चाहे गुंडरदेव, चाहे देवरी में, जो पहले नहीं थी, वो सुविधाएं भी सरकार के द्वारा मिली। तो निश्चित मेरी कोशिश है कि स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, और सड़क और सिंचाई। अभी सिंचाई का भी मैं आपको बताया, लगभग 1 से 1.5 करोड़ का बजट सिंचाई के संबंध में मुझे मिला है। तो जनता और किसान सिंचाई की सुविधा के साथ, हर व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा, चाहे नौकरी पेशा हो या धंधा करने वाला, हर परिवार के घर में किसानी की ज़मीन है और किसान करते हैं। तो स्वाभाविक है, यदि हमारा मजबूत रहेगा, हमारी किसानी मजबूत रहेगी, हमारे संसाधन मजबूत रहेंगे, तो स्वाभाविक हमारे आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, और हम इसमें काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की एक मंशा भी है और भावना है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की, कि जनता को उनकी सुविधाओं का लाभ मिले, हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 चिन्हारे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह इसका काम चल रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में है नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। और ये योजना शायद किसी ने नहीं सोचा होगा था कि यदि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी की बात आएगी, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जहाँ कि जिसको हम लोग, कहावत है छत्तीसगढ़ी में कि गोवर्धन बोलते हैं। आज उस गोवर्धन की बात सार्थक हो रही है कि जिसका सम्मान, कि उसको 2 रुपये हम लोग किलो में खरीद रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट बना के 10 रुपये किलो में बेच रहे हैं। तो नरवा से जो सिंचाई क्षमता बढ़ाने की बात आ रही है, गरवा जिसको हम गोठान के माध्यम से एक जगह एकत्रित करके उनके गोबर का उपयोग करके हम उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, गोबर गैस संयंत्र बना रहे हैं। वैसे ही घुरवा के माध्यम से जो हमारे वर्मी कंपोस्ट खाद के माध्यम जो जिस नरवा, गरवा, घुरवा, पहले घुरवा के खाद को संचय करके हम लोग खेत में डालते थे, लेकिन लोग अब पारंपरिक खेती को भूल के पूरे जैविक उसमें रासायनिक खेती करते हैं। तो कम से कम उस जैविक खेती को हम लोग अग्रसर हो, ऐसा करके फिर उसमें उस जैविक खेती को करके घुरवा के जो विकास को उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और बाड़ी, पहले हर घर बाड़ी हुआ करता, सब घर खेती सब्जी भाजी बोते, लेकिन आज लोग बंदर के डर से घर में बाड़ी बोना बंद कर दिए, और आज हम लोग पूरे फार्म की खेती सब्जी खा रहे हैं, उसमें न पोषक तत्व की कमी, सब रासायनिक है। तो हम लोग शासन की योजना है कि जो बाड़ी बोना चाहते हैं उसके लिए भी वो शासन ने वो जो योजनाएं की संचालित की, उसमें उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको संसाधन उपलब्ध करा जाना, चाहे बीज हो चाहे पैसा, जिस हिसाब से, तो ताकि हमको घर में ही हम बाड़ी के सब्जी भाजी का उपयोग करें और पौष्टिकता मिले, ताकि हमारे परिवार के स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो ये थे कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव और गुंडरदेव विधानसभा के विधायक।